गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री का एक प्रैक्टिस पेपर डिस्कस करेंगे जो एचबीएससी के अकॉर्डिंग मार्च 2024 के एग्जाम के लिए प्रीफर किया गया है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि चार ऑप्शंस में से सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल कौन सा है। तो देखिए, सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जाम्पल के लिए हमें ध्यान देना है कि सॉल्यूट भी सॉलिड होना चाहिए और सॉल्वेंट भी सॉलिड होना चाहिए। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कॉपर डिजॉल्व्ड इन गोल्ड। हम गोल्ड में कॉपर को डिजोल्व करते हैं और उससे फिर ऑर्नामेंट्स बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉपर क्या हो गया, सॉल्यूट, और गोल्ड क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो यहां पर ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है सॉलिड सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, ये एग्जांपल है किसके लिए, सॉलिड सॉल्यूशन के लिए। सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ के एच फॉर ए गैस इज। तो के एच क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट। और हेनरी लॉ कांस्टेंट गैस के लिए फर्स्ट ऑप्शन है कांस्टेंट एट ऑल टेम्परेचर्स। अब ये पूछा गया है कि क्या ये कांस्टेंट होता है सभी टेम्परेचर्स पे। इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ के एच की वैल्यू इंक्रीज होती है। थर्ड ऑप्शन है डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वैल्यू डिक्रीज होती है। और इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर डिक्रीज करने से के एच की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो इसमें हमारे पास सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें कहा गया है के एच की वैल्यू इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। तो यहां पर हमें फोर ऑप्शंस गिवन हैं। तो देखिए, कंडक्टिविटी को के से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके लिए अगर फॉर्मूला चेक किया जाए तो इसका फॉर्मूला है 1 अपॉन रजिस्टिविटी। 1 अपॉन रजिस्टिविटी। अगर इसको और ओपन किया जाए तो 1 अपॉन आर इंटू L/A, L/A। ठीक है, अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो यूनिट के अकॉर्डिंग हो जाएगा ये कुछ इस तरह से। देखिए, यूनिट के अकॉर्डिंग है यहाँ पर 1/R, रेजिस्टेंस की यूनिट हो जाती है ओम। ठीक है, ओम इंटू लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से एक सेंटीमीटर कैंसिल हो गया और ये हो गया ओम हमारे पास। अगर हम ओम को ऊपर ले जाते हैं तो ये ओम इनवर्स हो जाएगा। ओम इनवर्स को हम साइमन भी बोल सकते हैं, साइमन। ठीक है, और यहाँ से एक सेंटीमीटर को ऊपर ले गए तो सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। बी ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए। ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। यहाँ पर हमसे कोरोजन का एग्जाम्पल पूछा गया है, फोर ऑप्शंस गिवन है। तो देखिए, कोरोजन एक प्रोसेस है जिसके अंदर सभी मेटल की जो रस्टिंग है वो आ जाती है। अब इसमें फर्स्ट हमारे पास है टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। सिल्वर पर जब कोरोजन होता है तो उस प्रोसेस को टर्निशिंग बोलते हैं, टर्निश बोलते हैं सिल्वर के लिए। लोहे पर जब जंग लगता है उसको रस्टिंग बोलते हैं। और ग्रीन कोटिंग जब कॉपर पर आती है तो उसके लिए वो कोरोजन का एक प्रोसेस है। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों एग्जाम्पल हमारे पास कोरोजन के लिए। तो ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी के लिए कम से कम एक या दो मॉलिक्यूल्स तो चाहिए जो आपस में कोलिजन करें और रिएक्शन को कंप्लीट करें। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि जीरो कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए इन अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन में ए क्या रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, हमारे पास अरेनियस इक्वेशन है K इज इक्वल टू AE⁻−EA अपॉन RT। तो यहां पर जो ये A है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, कई बार ए में गलती हो जाती है कि हम लिख देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के लिए, लेकिन यहां पर जो E A है ये एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। स्मॉल a है एक्टिवेशन के लिए, ठीक है, और E एनर्जी के लिए। तो ये जो A है, ये A है हमारे पास फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर या अरेनियस फैक्टर भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर आंसर हमारे पास हो जाएगा स्कैंडियम, क्योंकि स्कैंडियम केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +3। ना तो ये +1 शो करता है, ना +2, ना +4, कोई भी नहीं, केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बाकी कॉपर है, कॉपर भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 भी शो कर लेता है, +2 भी शो कर लेता है। टाइटेनियम है, टाइटेनियम भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। आयरन भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो केवल स्कैंडियम है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट। फोर ऑप्शन हमें गिवन है और पूछा गया है इन फोर ऑप्शंस में से कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन सा है। ठीक है, तो हमारे पास विटामिन B12 है, क्लोरोफिल है, हीमोग्लोबिन है, और फोर ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव या ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारे पास है विटामिन B12। विटामिन B12 है जिसमें कोबाल्ट है। ठीक है, तो कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो किस में होता है, विटामिन B12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच रिएजेंट यूज्ड इन फिंकलस्टेन रिएक्शन, तो फिंकलस्टेन रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज होता है। अब क्योंकि हमें पता है कि फिंकलस्टेन रिएक्शन हैलोजन एक्सचेंज के अंदर आती है, तो हैलोजन एक्सचेंज में हम जब बेस्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं आयोडीन को, ठीक है, एल्काइल आयोडाइड जब हम बेस्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम NaI ये जो रिएजेंट है ये यूज करते हैं, वो फिंकलस्टेन रिएक्शन के अंदर आता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास कौन सा है, सी ऑप्शन NaI, जो फिंकलस्टेन रिएक्शन में रिएजेंट की तरह यूज होता है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, 4 ऑप्शन हमें गिवन है, इसमें से लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कंपाउंड हमें बताना है। तो देखिए एल्कोहल, एल्डिहाइड और इथॉक्सी इथेन, ये तीनों कंपाउंड हैं जो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम शो करते हैं, लेकिन जो केवल N ब्यूटेन है ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। क्या है, हाइड्रोकार्बन। अगर हम कंपैरिजन में बात करते हैं, कंपैरिजन में अगर बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट सबसे किसका होता है, हाइड्रोकार्बन का होता है, एल्कोहल का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, उसके बाद एल्डिहाइड का, फिर इथॉक्सी इथेन का, ठीक है, लास्टली हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोकार्बन का होता है। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट पेंटेनॉल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन हाइड्रोकार्बन्स में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, इसलिए इसका लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। क्वेश्चन है व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ सिनेमल्डिहाइड, सिनेमल्डिहाइड कॉमन नेमिंग है और इसका हमें IUPAC नेम बताना है, तो IUPAC नेम इसके लिए हो जाएगा 3-phenyl prop 2-ene-1-ol, ये याद करके रखना है, ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म बिटवीन प्रोपेन 1-amine एंड प्रोपेन 2-amine, प्रोपेन 1-amine और प्रोपेन 2-amine में हमें आइसोमेरिज्म बताना है। तो देखिए CH3 CH2 CH2 NH2, ये हो गया प्रोपेन 1-amine, और दूसरा हो गया हमारे पास CH3 CH NH2 CH3, ये हो गया प्रोपेन 2-amine। तो यहाँ चेक कीजिए NH2 जो ग्रुप, अमाइन जो ग्रुप है, इसकी पोजीशन चेंज हुई है, ठीक है, इसलिए ये जो आइसोमेरिज्म हमारे पास हो जाएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा, ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइसैक्राइड। अब डाइसैक्राइड क्या होता है, डाइसैक्राइड होता है जो वाटर में डिजोल्व होके 2 मोनोसैक्राइड यूनिट देता है, 2 मोनोसैक्राइड यूनिट देता है। अब सुक्रोज भी 2 मोनोसैक्राइड यूनिट देता है, माल्टोज भी 2 मोनोसैक्राइड यूनिट देता है, और लैक्टोज भी, ठीक है, ये तीनों ही 2-2 मोनोसैक्राइड यूनिट देते हैं, इसलिए ये क्या है, डाइसैक्राइड के एग्जाम्पल हैं। और हमसे क्या पूछा गया है, नॉट ए डाइसैक्राइड, नॉट ए डाइसैक्राइड, तो वो हमारे पास है राइबोज, राइबोज इसका करेक्ट आंसर है ये वाला, ठीक है, राइबोज क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन इन्वॉल्व होता है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर है विटामिन के, ये हमें मेमोराइज रखना है, याद रखना है इसको। विटामिन के जो हमारे पास है ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन है एसर्सन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस। HBSC ने इसी साल एसर्सन और रीजन टाइप क्वेश्चंस को अपने सिलेबस में ऐड किया है। तो यहाँ पर फर्स्ट एसर्सन हमारे पास है स्टडी ऑफ एक्टेनॉइड्स इज डिफिकल्ट देन स्टडी ऑफ लेंथेनॉइड्स, जो एक्टेनॉइड्स की स्टडी है वो लेंथेनॉइड्स से डिफिकल्ट होती है। ये लाइन बिल्कुल सही है, ट्रू है, ठीक है। रीजन देखिए, क्या ये जो रीजन वाली लाइन है ये इस एसर्सन के लिए करेक्ट रीजन है या नहीं है, ये भी चेक करना है। एक्टेनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, तो देखिए क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं हमारे पास, जो एक्टेनॉइड्स हैं ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इसी वजह से इनकी स्टडी डिफिकल्ट है लेंथेनॉइड की अपेक्षा, ठीक है। तो जो रीजन है वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है किसको, एसर्सन को, ठीक है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और आर दोनों ही ट्रू हैं, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, एसर्सन का। नेक्स्ट एसर्सन है थायोसाइनेट लिगेंड कैन कॉज लिंकेज आइसोमेरिज्म, तो बिल्कुल सही है। थायोसाइनेट का फॉर्मूला क्या है, SCN, और ये हमारे पास क्या है, एक लिंकेज आइसोमेरिज्म फॉर्म कर सकता है, क्योंकि एक बार ये सल्फर की तरफ से लिंक होगा और एक बार नाइट्रोजन की तरफ से लिंक होगा, NCS, इस तरह से भी ये लिंक हो सकता है। तो जब ये सल्फर और नाइट्रोजन दोनों साइड से लिंक हो सकता है तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। तो ये जो एसर्शन है वो बिल्कुल सही है। एम्बिडेंटेड लिगेंड्स रिजल्ट इन लिंकेज आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो लिंकेज आइसोमेरिज्म फॉर्म होता है वो किस वजह से होता है, एम्बिडेंटेड लिगेंड की वजह से, क्योंकि एम्बिडेंटेड लिगेंड की कंडीशन क्या है, जो है तो एक ही लिगेंड लेकिन 2 डिफरेंट कोऑर्डिनेटिंग साइड से जुड़ सकता है। यहां से देखिए एक बार S की तरफ से जुड़ा, एक बार नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ा, ठीक है। तो ये भी जो रीजन है ये करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है किसको, एसर्सन को, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, जो रीजन है वो A को, एसर्सन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एसर्शन है एल्कोहल्स आर रेडियली सॉल्युबल इन वाटर, जो एल्कोहल है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। तो रीजन में क्या दे रखा है, एल्कोहल्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, तो रीजन को चेक कीजिए, क्योंकि एल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेता है, इसीलिए एल्कोहल
वाटर में सॉल्युबल है, एल्कोहल्स आर रेडियली सॉल्युबल इन वाटर। तो यहाँ पर भी जो रीजन है वो एसर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एसर्शन है व्हेन न्यूक्लियोटाइड इज लिंक्ड टू फॉस्फोरिक एसिड वी गेट ए न्यूक्लियोसाइड। तो ये जो सेंटेंस है ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, ठीक है। रीजन चेक करते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंट टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ये बिल्कुल सही है, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से लिंक होते हैं, ठीक है। फॉस्फोडाइएस्टर उसमें ग्रुप होता है जो उन्हें लिंक कर रहा होता है। तो यहाँ पर क्या है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। जो रीजन है वो सेंटेंस तो ट्रू है, लेकिन जो ए है एसर्शन है वो फॉल्स है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे। सेक्शन बी में हमारे पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो देखिए आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या है हमारे पास, दोज लिक्विड सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ एट ईच कॉन्सेंट्रेशन। जो भी लिक्विड सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को हर एक कॉन्सेंट्रेशन पर, ईच कॉन्सेंट्रेशन पर ओबे करता है, राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है, वो क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है। और जो ओबे नहीं करता है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अगर लिक्विड सॉल्यूशन को मिक्स करने पर वॉल्यूम में चेंज नहीं आता है, तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है चेंज इन वॉल्यूम मिक्सिंग, मतलब मिक्स करने पर, लिक्विड सॉल्यूशन बनाने पर जब उसकी जो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है, चेंज इज इक्वल टू 0 होता है, तो वो हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन है। और इसी तरह से एंथैल्पी में भी अगर कोई चेंज नहीं आता है तो भी वो कंडीशन हमारे पास है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। और वॉल्यूम में अगर चेंज आ जाए तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। और एंथैल्पी एच मिक्सिंग, मिक्स करने पर अगर एंथैल्पी में चेंज आ जाए तो भी वो हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन है। इस क्वेश्चन के और में एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml ऑफ 0.15 मोलर सॉल्यूशन इन मीथेनॉल। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमें सॉल्यूट गिवन है बेंजोइक एसिड C6H5COOH, ठीक है। और वॉल्यूम यहाँ पर गिवन है सॉल्यूशन का 250 ml और मोलैरिटी गिवन है 0.15 मोलर सॉल्यूशन इन मीथेनॉल। तो सॉल्वेंट कौन हो गया, मीथेनॉल, ठीक है। सॉल्वेंट में डिजोल्व है C6H5COOH, ठीक है। तो यहां से हमें क्या कैलकुलेट करना है, इस सॉल्यूट का मास कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड। तो देखिए सबसे पहले गिवन डेटा है हमारे पास, मोलैरिटी 0.15 मोलर, वॉल्यूम गिवन है 250 ml, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है हमारे पास, बेंजोइक एसिड, जिसका मोलर मास हमने कैलकुलेट किया है 122 ग्राम पर मोल। मास ऑफ सॉल्यूट, हमें इसका मास कैलकुलेट करना है। मोलैरिटी का अगर फॉर्मूला चेक करते हैं तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ मोल्स को हमने मास अपॉन मोलर मास में कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ से अगर हम रिक्वायर्ड अमाउंट कैलकुलेट करते हैं सॉल्यूट का, देखिए बेंजोइक एसिड जिसका अमाउंट हमें निकालना है, तो बेंजोइक एसिड क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट को हमने W2 से रिप्रेजेंट किया है। ये हमारे पास मोलैरिटी इंटू मोलर मास इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 1000, मतलब हमने मोलैरिटी के फॉर्मूले को मॉडिफाइड किया है और यहाँ से हमें मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, मोलैरिटी की वैल्यू है 0.15 इंटू वॉल्यूम है 250 ml और उसे ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 यहाँ पर यूज किया है, मल्टीप्लाई 122 क्या है, मोलर मास है, सॉल्यूट का मोलर मास है। इस टोटल को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास सॉल्यूट का मास आता है 4.575 ग्राम, ठीक है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है किसके लिए, अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। हम यहाँ पर फेराडेज लॉ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लॉ हमारे पास है फेराडे के अकॉर्डिंग, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते हैं तो उस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में हम केवल एक इलेक्ट्रोड को रेफरेंस लेते हैं। अगर हमें फर्स्ट लॉ को समझना है तो देखिए उस एक इलेक्ट्रोड पर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो चाहे लिबरेशन रिएक्शन है चाहे डिपोजिशन रिएक्शन है, मतलब उस रॉड से या तो मटेरियल का लॉस हो रहा है या उस रॉड पर मटेरियल क्या हो रहा है, डिपोजिट हो रहा है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर एट एनी इलेक्ट्रोड, जो केमिकल रिएक्शन है जो एक इलेक्ट्रोड पर हो रही है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, तो उस पर जो मास डिपोजिट हो रहा है या फिर लिबरेटेड हो रहा है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से हम जितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, वो जो मास डिपोजिट होगा उस इलेक्ट्रोड पर या फिर मास लिबरेट होगा उस इलेक्ट्रोड से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस फेराडे के अकॉर्डिंग। सेकंड लॉ चेक करते हैं, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज liberated by the same quantity of electricity passing through the electrolytic solution are proportional to their chemical equivalent weight। तो ये भी सेम ही है, बस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को, इस सिंगल इलेक्ट्रोड को यहाँ पर हमने एज्यूम किया है और यहाँ पर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं। देखिए द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बिल्कुल सिंपल है कि हमने पैरेलली
टू इलेक्ट्रोड्स को अगर रखा है, टू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को हमने अगर अरेंज किया है पैरेलली, तो वहां पर भी जो मास डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड्स पर, या जो मास इलेक्ट्रोड से लिबरेट होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, तो वहां पर जो वेट रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट वेट। ये हमारे पास सेकंड लॉ है, किसके लिए? फैराडे के लिए। अगर हम सेकंड लॉ के लिए फॉर्मूला चेक करें तो फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है मैथमेटिकली W1 डिवाइडेड बाई W2 इज इक्वल टू E1 डिवाइडेड बाई E2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 1 और क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 2, ये हमारे पास इक्विवेलेंट वेट है, केमिकल इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू है W1 डिवाइडेड बाई W2। ठीक है, तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देख सकते हो कि W1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E1 के और W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E2 के। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? गिव एन एग्जांपल। इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं। द रिएक्शन विच इज नॉट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट बिहेव्स द फर्स्ट ऑर्डर इज कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होते हुए भी बिहेव करती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह, जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है लेकिन बिहेव करती है फर्स्ट ऑर्डर की तरह, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इसका एग्जांपल है एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। अगर हम इथाइल एसीटेट की एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो प्रोसेस सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए परफेक्ट एग्जांपल है। What is interstitial compounds? Why are such compounds well known for transition metals? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बारे में पूछा है, तो डेफिनेशन चेक करते हैं सबसे पहले। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स दोज विच आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड की बहुत सिंपल डेफिनेशन है। मान लीजिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं इसको। ये हमारे पास आयरन सरफेस है जो एटॉमिक फॉर्म में यहाँ पर शो हो रही है, आयरन सरफेस। ठीक है, और आयरन सरफेस में आप चेक कर सकते हैं इन स्फेयर्स के बीच में जो एटम्स हैं इनके बीच में स्पेस है, इसको क्या बोलते हैं? वॉइड। क्या बोलते हैं? वॉइड। ठीक है, इन स्मॉल जो एरिया है, जो वेकेंट एरिया है, इसमें स्मॉल एटम्स ट्रैप हो जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है या नाइट्रोजन है, ये इसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम कर देते हैं इसको हाइड्रोजन को। ठीक है, हाइड्रोजन जैसे एटम इसमें ट्रैप हो जाते हैं। तो इस तरह के जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्योंकि ये जो स्पेस होता है इसको वॉइड्स भी कह देते हैं और इंटरस्टिशियल स्पेस भी कह देते हैं। तो इस स्पेस में स्मॉल एटम्स इंटरप्ट हो जाते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं, और ये मिलकर क्या बनाते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। पूछा गया है व्हाई आर सच कंपाउंड्स वेल नोन फॉर ट्रांजिशन मेटल्स। ये जो कंपाउंड है, इंटरस्टिशियल जो कंपाउंड्स हैं, ये ज्यादातर ट्रांजिशन मेटल्स के लिए ही क्यों जाने जाते हैं? तो इसके आंसर है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर वेल नोन फॉर ट्रांजिशन कंपाउंड्स ड्यू टू देयर क्लोज्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर with voids in them. The atomic size of transition metals is very large, hence large voids to occupy these small atoms. तो बहुत सिंपल रीजन है, जैसा हमने अभी कहा कि ये हमारे पास ट्रांजिशन मेटल सरफेस है, ट्रांजिशन मेटल सरफेस में voids प्रेजेंट होते हैं, voids होते हैं, देखिए, ड्यू टू देयर क्लोज्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर विद voids प्रेजेंट होते हैं इसमें। और क्योंकि इनकी जो सरफेस होती है, एटॉमिक साइज जो होता है ट्रांजिशन मेटल्स का, वो बहुत ज्यादा होता है, वेरी लार्ज। ठीक है, अगर एटॉमिक साइज बहुत बड़ा है तो यहाँ पर जो वॉइड्स हैं इनका साइज भी बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से इजीली स्मॉल एटम्स को क्या कर लेते हैं? ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए ट्रांजिशन मेटल्स के अकॉर्डिंग आप क्या पढ़ते हो? इंटरस्टिशियल कंपाउंड पढ़ते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन वुड्स रिएक्शन। देखिए, एल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद सोडियम इन ड्राई ईथर। जब एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है सोडियम के साथ, किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, गिव हाइड्रोकार्बन। तो वहां से प्रोडक्ट क्या मिलता है? हाइड्रोकार्बन। और किस तरह का हाइड्रोकार्बन? कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द हैलाइड। तो जितने हमने इनिशियली लिए हैं, रिएक्टेंट में जितने कार्बन लिए हैं उससे डबल कार्बन हमें मिलेंगे वहां पर। देखिए, कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द हैलाइड। हैलाइड में जितने कार्बन प्रेजेंट हैं उससे डबल हमें यहाँ पर मिलते हैं। देखिए, CH3Br प्लस 2Na ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, और यहाँ पर ईथेन आपके सामने प्रिपेयर हो रहा है। यहाँ पर तो क्या लिया था हमने? मिथाइल ब्रोमाइड, और यहाँ पर क्या बन रहा है? ईथेन बन रहा है। तो डबल हो गया ना कार्बन। ठीक है, और ये इवन नंबर कार्बन के हाइड्रोकार्बन प्रिपेयर करने के लिए बेस्ट मेथड है। यहाँ से हम ऑड नंबर ऑफ कार्बन के जो हाइड्रोकार्बन हैं, लाइक प्रोपेन या पेंटेन, इस तरह से जो कंपाउंड है उनको प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया शॉर्ट नोट ऑन वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स? गिव एन एग्जांपल। डेफिनेशन चेक करते हैं। ग्रुप्स विच पोजेस टू डिफरेंट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स एंड आर कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। इस तरह के ग्रुप जो दो डिफरेंट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स शो करते हो,
ठीक है, ये अपने पास रखते हो 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स, उनको हम क्या बोलते हैं, एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल या एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए इसके लिए एग्जांपल तो यहाँ दे रखा है, नाइट्रेट भी दे रखा है, जैसे ये है हमारे पास NO2, ठीक है, NO2 NOO, नाइट्रोजन की तरफ से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, और एक हमारे पास है ON डबल बॉन्ड O, तो ये ऑक्सीजन की तरफ से भी बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 साइट्स हैं हमारे पास, एक तो नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो ये 2 साइट हैं जो इसको क्या बनाती हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बनाती हैं, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं CN, ठीक है, CN में क्या है, कार्बन की तरफ से अगर अटैचमेंट है तो क्या हो गया, साइनाइड, और अगर ये नाइट्रोजन की तरफ से अटैचमेंट है तो ये हो गया हमारे पास आइसोसाइनाइड, ठीक है। अगर नाइट्रोजन की तरफ से अटैचमेंट है तो हमारे पास हो जाएगा आइसोसाइनाइड, और कार्बन की तरफ से है तो साइनाइड। तो ये हमारे पास एग्जांपल है किसके लिए, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 2 यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फर्स्ट यूज चेक करते हैं, मिथेनोइक एसिड इज यूज्ड इन रबर, टेक्सटाइल, डाइंग, लेदर एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज। तो मिथेनोइक एसिड है वो इन सब इंडस्ट्रीज में यूज होता है। सेकंड है, इथेनोइक एसिड इज यूज्ड एज सॉल्वेंट एंड एज विनेगर इन फूड इंडस्ट्री। जो इथेनोइक एसिड है ये विनेगर के तौर पे फूड इंडस्ट्रीज में, और सॉल्वेंट के तौर पे, सॉल्वेंट एज वेल एज विनेगर, दोनों तरीके से ये फूड इंडस्ट्रीज में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉम्प्लिश द फॉलोइंग कन्वर्जन। हमें यहाँ पर कन्वर्जन करने हैं। फर्स्ट कन्वर्जन है हमारे पास इथेनोइक एसिड टू प्रोपिनोइक एसिड। तो देखिए इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इसका रिडक्शन करते हैं तो ये रिडक्शन करने पर और हाइड्रोलिसिस प्रोसेस कंप्लीट करने पर एल्कोहल में कन्वर्ट होता है, CH3CH2OH, ठीक है, रिडक्शन हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का एल्कोहल में। उसके बाद PCl5 के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं, PCl5 के साथ यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पर OH हट जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस कंपाउंड की हम इथेनॉलिक NaCN के साथ रिएक्शन करेंगे, इथेनॉलिक एल्कोहलिक NaCN के साथ रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ से Cl हट जाएगा, इसकी जगह CN आ जाएगा, क्या आ जाएगा, CN। अब हम CN की हाइड्रोलिसिस प्रोसेस करते हैं, तो यहाँ पर चेक कीजिए, हाइड्रोलिसिस करते ही ये क्या बन जाएगा, COOH, COOH यहाँ पर बन जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया, इथेनोइक एसिड टू प्रोपेनोइक एसिड। सेकंड चेक करते हैं, सेकंड हमारे पास है नाइट्रोमीथेन टू डाइमिथाइल अमीन, नाइट्रोमीथेन CH3NO2, इससे हमें कन्वर्ट करना है डाइमिथाइल अमीन में। तो यहाँ चेक कीजिए, सबसे पहले हम नाइट्रो कंपाउंड की रिएक्शन SnHCl के साथ कराते हैं, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये जो NO2 है ये डायरेक्टली रिड्यूस होता है, रिड्यूस होकर NH2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, अमीन यहाँ से बन जाता है, मिथाइल अमीन। उसके बाद हम इसकी रिएक्शन CH3CL3KOH के साथ करेंगे और इसे हीट करेंगे इस सॉल्यूशन को, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, CH3NC आइसोसाइनाइड, मतलब कार्बाइल अमीन रिएक्शन हमने यहाँ पर की है इस स्टेप में, ठीक है, जो अमीन को किस में कन्वर्ट कर रही है, आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट कर रही है, ठीक है। उसके बाद हमने सोडियम के एल्कोहलिक सॉल्यूशन को यूज किया है, इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम, और जिससे हमने क्या किया है, इसको रिड्यूस किया है, ठीक है, इसको रिड्यूस करके क्या कर लिया है, CH3NH CH3 में कन्वर्ट किया है, जो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है डाइमिथाइल अमीन, 2 मिथाइल ग्रुप है और बीच में क्या है, अमीन ग्रुप, ठीक है। तो हमने कन्वर्ट कर लिया है नाइट्रोमीथेन टू डाइमिथाइल अमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक्सर्ट ए प्रेशर ऑफ 1.004 बार एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो बहुत सिंपल है, देखिए एक एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, और जो एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है कितना, 1.004 बार। तो सॉल्यूशन के लिए प्रेशर कितना हो गया, 1.004 बार, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना है, नॉर्मल है, ऑफ द सॉल्वेंट। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, हमें यहां से सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो देखिए जो गिवन डेटा है पहले उसको चेक कर लेते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर जो वेपर प्रेशर था वो कितना है, 1.004 बार, जिसको हमने P1 से रिप्रेजेंट किया है। अगर हम प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर देखते हैं, प्योर वाटर जो हमारे पास है, देखिए सॉल्वेंट मतलब वाटर, प्योर वाटर का अगर हम वेपर प्रेशर चेक करते हैं तो प्योर के लिए हमने नॉट यूज किया है, तो P01 इज इक्वल टू 1.013 बार, जो कि स्टैंडर्ड प्रेशर का अमाउंट होता है। लेट द मास ऑफ द सॉल्यूशन, अगर हम टोटल मास को 100 ग्राम मान लें और मास ऑफ सॉल्यूट को कितना ले लेते हैं, 2 ग्राम, क्योंकि 100 का 2% 2 ग्राम ही होगा, 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन का मास है, 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसमें डाला गया है, तो वो 2 ग्राम ही तो माना जाएगा। उसी तरह से हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट जो हो गया 98 ग्राम। अगर हम मोलर मास चेक करें वाटर का तो कितना हो जाएगा, 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल, ये हमारे पास गिवन डेटा है। इसके बाद अगर हम चेक करते हैं तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर फॉर्मूला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, तो हमारे पास है P01 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P01।
इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन को हमने ओपन कर लिया है तो हमारे पास हो गया है नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स को भी ओपन किया है तो मास अपॉन मोलर मास, ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ चेक कीजिए, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूट के, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पर P1 नॉट या P नॉट 1 की जो वैल्यू हमने, जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था वाटर का, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना लिया था 1.013, माइनस सॉल्यूशन का कितना लिया था यहाँ पर 1.004, जो गिवन डेटा में हमें गिवन था। तो यहाँ पर है P1 नॉट, इसकी वैल्यू 1.013 हो जाएगी, इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना था 2%, तो 2% मतलब 2 ग्राम डिवाइडेड बाई M2 जो हमें कैलकुलेट करना है। उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट था 98 ग्राम, मोलर मास 18 प्लस 2 अपॉन M2। ठीक है, फाइनली जैसे ही हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है M2 इज इक्वल टू 40.98 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास मोलर मास आ जाता है किसके लिए, सॉल्यूट के लिए। सॉल्यूट के लिए क्या आ जाता है, मोलर मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्प्रपोर्शनेशन, गिव 2 एग्जांपल्स। हमें यहाँ पर मीनिंग बताना है डिस्प्रपोर्शनेशन का, तो उसके लिए डेफिनेशन है when a particular oxidation state becomes less stable relative to other oxidation states, one lower one higher, it is said to be disproportionation। देखिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, उसके बाद डेफिनेशन को चेक करेंगे। यहाँ पर एग्जांपल है हमारे पास 3MnO4 2 नेगेटिव प्लस 4H1 पॉजिटिव, MnO4 1 नेगेटिव प्लस MnO2 प्लस 2H2O। तो यहाँ चेकआउट कीजिए कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है Mn की, आप चेक करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा +6 यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है Mn की, और यहाँ पर है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पर +4। तो यहाँ पर देखिए अब डेफिनेशन को समझते हैं। व्हेन ए पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट, पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग क्या है यहाँ पर +6। ठीक है, इस कंपाउंड में MnO4 2 नेगेटिव में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +6 है, ये क्या है, लेस स्टेबल है रिलेटिव टू अदर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी जो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट है उनकी अपेक्षा। जैसे कि प्रोडक्ट में है +7 और +4, तो एक तो +6 से ज्यादा है, हाइयर है, 1 हाइयर 1 लोअर, और एक कम है +4 है। ठीक है, ये दोनों ही हाईली स्टेबल हैं +6 की अपेक्षा। तो ये जो हमारे पास प्रोपोर्शन आया है, ये जो रेशियो आया है, ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये +7 है, ये +4 है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन। इसलिए सेकंड एग्जांपल ये भी है, Cu1 पॉजिटिव स्टेबल नहीं होता +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये +2 में स्टेबल होता है या फिर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात लिखी हुई है, लेस स्टेबल ये +1 में है, और हायर स्टेबिलिटी इसकी किस में है, एक तो लोअर में है, एक हायर में है। तो +1 से ज्यादा है +2, और +1 से कम है 0। ठीक है, तो ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है जो ज्यादा स्टेबल होती हैं, ये लेस स्टेबल होती है। इस क्वेश्चन के और में क्वेश्चन है इंडिकेट द स्टेप्स इन प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 फ्रॉम क्रोमाइट ओर्स। हमें यहाँ पर प्रिपरेशन स्टेप्स लिखने हैं K2Cr2O7 के लिए फ्रॉम क्रोमाइट ओर। तो देखिए फर्स्ट स्टेप है क्रोमेट्स आर ऑब्टेन्ड बाय फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला है FeCr2O4। ठीक है, इसको हम सोडियम या पोटासियम कार्बोनेट के साथ एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर में हीट करते हैं। ठीक है, एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर हम यूज करते हैं। तो देखिए रिएक्शन हमारे पास है 4FeCr2O4, ये हमारे पास क्या है, क्रोमाइट ओर हो गया, सोडियम कार्बोनेट के साथ और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है द येलो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट। ये हमारे पास है येलो सॉल्यूशन, इसका कलर कैसा है, येलो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट इज फिल्टर्ड एंड एसिडिफाइड। इसको फिल्टर्ड किया जाता है और एसिडिफाइड किया जाता है विद सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एसिडिफाइड किया जाता है तो हमें एक ऑरेंज कलर सॉल्यूशन मिलता है, सोडियम डाइक्रोमेट। देखिए ये हमारे पास जो एसिड है, ये जो हमारे पास इस रिएक्शन में एसिड है H पॉजिटिव, ये क्या है H2SO4। तो हमने इस सॉल्यूशन को पहले फिल्टर्ड किया और फिल्टर्ड करने के बाद इसे एसिडिफाइड किया है और हमारे पास मिल गया है यहाँ पर सोडियम डाइक्रोमेट जिसका कलर कैसा है, ऑरेंज कलर। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड स्टेप है किसकी प्रिपरेशन के लिए, K2Cr2O7 के लिए। K2Cr2O7 की प्रिपरेशन के लिए ये सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप है ट्रीटिंग द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट विद पोटासियम क्लोराइड एंड ऑरेंज क्रिस्टल ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट क्रिस्टलाइज आउट। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है कि जो सोडियम डाइक्रोमेट है उसकी रिएक्शन पोटासियम क्लोराइड के साथ करेंगे और वहां से ऑरेंज क्रिस्टल पोटासियम डाइक्रोमेट के क्रिस्टलाइज आउट हो जाएंगे, मतलब सेपरेट कर लेंगे हम उन्हें। देखिए सोडियम डाइक्रोमेट है, इसकी रिएक्शन पोटासियम क्लोराइड के साथ हो रही है। अब हम जानते हैं कि जो सोडियम क्लोरीन के साथ सॉल्ट बनाता है वो मोर वोलेटाइल होता है, इसलिए यहाँ से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, K2Cr2O7 यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा और यहाँ पर बाई प्रोडक्ट में मिलेगा 2NaCl। इस तरह से हमने इस थर्ड स्टेप में K2Cr2O7 को प्रिपेयर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर एन इंक्रीज ऑफ 10K इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर फ्रॉम 298 केल्विन, कैलकुलेट EA। एक्टिवेशन एनर्जी हमें यहाँ से कैलकुलेट करनी है, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। जो रिएक्शन की रेट है
केमिकल रिएक्शन की, वो डबल हो जाती है। कब? जब हम टेम्परेचर में कितना इंक्रीज करते हैं, 10 केल्विन का इंक्रीज करते हैं। यही बात समझने की है बस। तो गिवन डेटा क्या है, इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास है 298 केल्विन, अब उसमें हमने इंक्रीज कर दिया है टेम्परेचर कितना, 10 केल्विन, तो सेकंड टेम्परेचर हमारे पास हो जाएगा 308 केल्विन। उसमें प्लस कर दिया 298 में 10 को प्लस कर दिया है 308 केल्विन। अब देखिए हम यहाँ पर वैल्यू लेते हैं के की, K1 की अगर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास है K, उसको हम एज्यूम कर लेते हैं। तो जैसा हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि जैसे ही टेम्परेचर 10 के इंक्रीज होगा तो रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक कीजिए K2 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी। यही बात केवल थोड़ा सा समझने की है, K2 की वैल्यू भी दुगनी हो जाएगी। K2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, 2K हो जाएगी। R की वैल्यू यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है तो उसकी गिवन है। अब अगर हम फॉर्मूला चेक करते हैं तो फॉर्मूला है log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 इंटू T2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करते हैं इसमें। देखिए वैल्यूज सब्सटीट्यूशन करने पर log, अब K2 हमारे पास क्या था 2K, अभी हमने चेक किया ये रहा, ठीक है, डिवाइडेड बाई K। EA कैलकुलेट करना है 2.303 गिवन है, R की वैल्यू हमने चेकआउट की थी 8.314 और 308 हमारे पास T2 की वैल्यू है, T1 की वैल्यू 298 है और यहीं पर इस तरह से इसे मल्टीप्लाई किया है। फाइनली हम EA जब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेशन करने पर हमारे पास सिंप्लीफाई करने पर ये आंसर आता है 52.9 किलो जूल मोल इनवर्स। अगर हम जूल के अकॉर्डिंग चाहें तो ये आंसर आएगा और किलो जूल के अकॉर्डिंग चाहें तो 52.9 किलो जूल मोल इनवर्स। तो हमने यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लिया है, एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर लिया है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई हेलोएरिन्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये बताना है कि हेलोएरिन्स लेस रिएक्टिव हैं किस रिएक्शन के अबाउट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अबाउट। तो यहाँ पर रीजन चेक करना है हमें। एराइल हेलाइड्स या हेलोएरिन्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। तो ये लेस रिएक्टिव हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके रीजंस है हमारे पास। फर्स्ट है रेजोनेंस इफेक्ट। अगर रेजोनेंस इफेक्ट की बात करें तो थ्योरी क्या है, इन हेलोएरिन्स द electron pairs on halogen atom are in conjugation with para electrons of the ring and the resonance structures are possible. CCl bond acquire a partial double bond character due to resonance. As a result bond cleavage in haloarenes is difficult than haloalkanes. तो देखिए इसको डायग्राम से समझते हैं, थ्योरी तो समझ में डायग्राम से आराम से आ जाएगी। देखिए ये हमारे पास हेलोएरिन है, हेलोएरिन में हमने यहाँ क्लोरीन यूज कर लिया है, लोन पेयर्स हैं इस पे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है इसे समझना, एक ही स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। जैसे ही ये स्ट्रक्चर बनती है तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस तरफ रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और ये आगे शिफ्ट हो जाता है। इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बन जाती हैं, 4 से 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बनती हैं, जिसकी वजह से इस बेंजीन पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। किसके साथ, हेलोजन एटम के साथ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। अब हम जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड को तोड़ना इजी है लेकिन डबल बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। और अगर डबल बॉन्ड हमारे पास यहाँ कैरेक्टर आ गया है तो यही तो लिखा हुआ है, CCl बॉन्ड एक्वायर्स ए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की वजह से ही तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। और अगर बॉन्ड नहीं टूटेगा तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगी, जबकि हेलोएल्केन्स में डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आता है, वो इजीली SN1 और SN2 रिएक्शंस को कंप्लीट कर देता है। सेकंड रीजन है डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन। द sp2 hybridized carbon with a greater s character is more electronegative and can hold the electron pair of carbon X carbon halogen bond more tightly than sp3 hybridized carbon in haloalkanes with lesser s character। तो बहुत सिंपल हो गया। देखिए यहाँ पर है हमारे पास बेंजीन, बेंजीन पर अटैच है क्लोरीन और ये जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच है इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2। जबकि अगर हम हेलोएल्केन्स की बात करें CH3Cl तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो sp2 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और sp3 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर एस कैरेक्टर हेलोएल्केन्स में तो कम हो जाता है, जबकि एस कैरेक्टर बढ़ जाता है हेलोएरिन्स में, जिसकी वजह से कार्बन Cl बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, शॉर्टर हो जाती है। जो बॉन्ड की लंबाई है ये कम हो जाती है और बॉन्ड की लंबाई अगर कम होती है तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। बॉन्ड लेंथ के कम होने से बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। सिंस इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक ए शॉर्टर बॉन्ड, इसलिए छोटे बॉन्ड को तोड़ना कठिन हो जाता है देन ए लॉन्गर बॉन्ड, एक लंबे बॉन्ड की अपेक्षा। जो लंबाई ज्यादा है बॉन्ड की वो किसमें है, हेलोएल्केन में है, और हेलोएरिन में लंबाई कम है, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा। रीजन है इसमें इनेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। इन केस ऑफ हेलोएरिन्स द फिनाइल कैटायन formed as a result of self ionization
विल नॉट बी स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस एंड देयरफॉर SN1 रिएक्शन इज रूल्ड आउट। देखिए अगर हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए अगर ये हमारे पास हेलोएरिन है और इसमें हम जैसे ही क्लोरीन को बाहर निकालते हैं, मान लीजिए आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज कर दिया, क्लोरीन को बाहर निकाल दिया, तो वो नेगेटिव चार्ज किस वजह से आया है, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेकर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फिनाइल कैटायन बन गया हमारे पास। ये फिनाइल कैटायन रेजोनेंस के थ्रू भी स्टेबल नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए इन केस ऑफ हेलोएरिन्स फिनाइल कैटायन, ये रहा फिनाइल कैटायन फॉर्म, ये बना हुआ है एज रिजल्ट ऑफ सेल्फ आयनाइजेशन, खुद का ही आयनाइजेशन किया है इसने, विल नॉट बी स्टेबलाइज, इसको रेजोनेंस भी स्टेबलाइज नहीं कर सकता, इसलिए ये SN1 रिएक्शन नहीं देगा। SN1 रिएक्शन इज रूल्ड आउट। तो ये हमारे पास 3 रीजंस हैं किसके लिए, हेलोएरिन्स के लेस रिएक्टिव होने के लिए, किसके अबाउट, SN रिएक्शंस के अबाउट, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेथड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स। हमें यहाँ पर मेथड डिस्क्राइब करना है जो आइडेंटिफाई करता हो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स को, और उसके लिए केमिकल रिएक्शंस को भी लिखना है जो उसमें इन्वॉल्व है। तो देखिए आंसर है इसके लिए द हिंसबर्ग टेस्ट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स। अगर हमें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो हमें हिंसबर्ग टेस्ट यूज करना है, ठीक है। इसके लिए देखिए अगर हम इस टेस्ट को यूज करते हैं तो इसका रिएजेंट क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है C6H5SO2Cl, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट भी बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट भी बोलते हैं। ये रिएक्ट करता है प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन के साथ, और क्या क्या यहाँ से फॉर्म होता है, सल्फोनामाइड यहाँ से फॉर्म होता है। तो ये हमारे पास है हिंसबर्ग रिएजेंट। अगर हम फर्स्ट रिएक्शन में चेक करते हैं तो देखिए हिंसबर्ग रिएजेंट ये हमारे पास है, ये अगर किसके साथ, ये है 1 डिग्री अमीन, प्राइमरी अमीन के साथ अगर ये रिएक्शन करता है तो यहाँ से हमारे पास सल्फोनामाइड बनता है, N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। और क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है नाइट्रोजन के पास, इसलिए ये एल्कली मतलब बेस में सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है जी। अगर हम सेकेंडरी के साथ इसकी रिएक्शन चेक करें तो सेकेंडरी के साथ है ये हमारे पास हिंसबर्ग रिएजेंट हो गया, ये है सेकेंडरी अमीन, 2 डिग्री अमीन है हमारे पास, और ये भी बेंजीन सल्फोनामाइड ही बनाएगा यहाँ से, NN डाइथाइल। देखिए यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, और केवल हाइड्रोजन की वजह से ही ये एल्कली में सॉल्युबल था। अब यहाँ से अगर हमें प्राइमरी और सेकेंडरी को डिफरेंशिएट करना है तो उसका तरीका है, इससे आगे एक और रिएक्शन करेंगे, मतलब इसे एल्कली में डिसॉल्व करेंगे, तो एल्कली में इनसॉल्युबल रहेगा। जो सॉल्युबिलिटी का रीजन था वो कौन था, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट नहीं है सेकेंडरी में, ठीक है। इसकी वजह से ये क्या रहेगा, इनसॉल्युबल इन एल्कली। और अगर हम टर्शियरी अमीन्स की बात करें तो टर्शियरी अमीन्स में और अच्छा है, देखिए टर्शियरी अमीन्स में नॉर्मली सेकेंडरी में एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, टर्शियरी अमीन में तीनों के तीनों हाइड्रोजन यहाँ से डिस्प्लेस हो जाते हैं, इसलिए टर्शियरी अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन ही नहीं करता है। टर्शियरी अमीन डू नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएक्शन या हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक मेथड के द्वारा, हिंसबर्ग टेस्ट के द्वारा हम ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि प्राइमरी अमीन्स है या सेकेंडरी अमीन है या टर्शियरी अमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें वाई आर अमीन्स लेस एसिडिक देन एल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। जो अमीन्स हैं वो लेस एसिडिक हैं किसकी अपेक्षा, एल्कोहल की अपेक्षा, किसके कंपैरिजन के हिसाब से, मॉलिक्यूलर मास के कंपैरिजन के हिसाब से। इस क्वेश्चन के लिए आंसर है अमीन्स अंडरगो डीप्रोटोनेशन टू अमाइड आयन। अगर हम अमीन्स का डीप्रोटोनेशन करते हैं तो वो अमाइड आयन में कन्वर्ट होता है। सिमिलरली एल्कोहल लॉस ए प्रोटॉन टू गिव अल्कोक्साइड आयन, और एल्कोहल जब एक प्रोटॉन का लॉस करता है तो वो अल्कोक्साइड आयन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पर समझते हैं। ये हमारे पास है CH3NH2, CH3NH2। अगर यहाँ से ये एक हाइड्रोजन का लॉस करता है तो CH3NH और नेगेटिव यहाँ पर बन जाएगा प्लस H पॉजिटिव, डीप्रोटोनेशन हो गया इसका। इसी तरह से एल्कोहल के लिए चेक करते हैं, CH3OH, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकला तो CH3O नेगेटिव रह गया और प्लस में H पॉजिटिव, ठीक है। तो दोनों का हमने डीप्रोटोनेशन कर लिया। तो ये ध्यान रखना है कि जो भी जल्दी से अपना H पॉजिटिव अपनी तरफ एक्सेप्ट करेगा, जो भी जल्दी से H पॉजिटिव को वापस एक्सेप्ट कर लेगा वो वीक एसिड है, ठीक है। तो इसलिए थ्योरी पढ़ते हैं, देखो इन अमाइड आयन द नेगेटिव चार्ज इज ऑन नाइट्रोजन एटम। जो नेगेटिव चार्ज है अमाइन पर, अमाइड पर, वो नाइट्रोजन एटम पर है। इस तरह से यहाँ दिखा दीजिए इसे, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये नाइट्रोजन पर है, वेयर एज इन अल्कोक्साइड आयन, जबकि अल्कोक्साइड आयन में जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पर है, ठीक है, ऑक्सीजन एटम। सिंस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और हम ये जानते हैं कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कैन अकोमोडेट द नेगेटिव चार्ज। जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिव चार्ज मोर इजीली, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ तेजी से खींचेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन नाइट्रोजन। एज ए रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, अमाइड इज लेस स्टेबल। जो अमाइड है वो ज्यादा स्टेबल नहीं रहेगा, लेस स्टेबल रहेगा, जबकि अल्कोक्साइड आयन जो हमारे पास है वो मैक्सिमम स्टेबल रहेगा। जब ये स्टेबल रह सकता है तो ये H पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा, ये H पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये स्टेबल है।
हेंस अमीन्स आर लेस एसिडिक देन एल्कोहल, जबकि ये NH जो हमारे पास है लेस स्टेबल होने की वजह से H पॉजिटिव को जल्दी से अपने पास खींच लेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, लेस एसिडिक हो जाएगा एल्कोहल की अपेक्षा, अगर हम मॉलिक्यूलर मासेस के बेसिस पर इसे कंपेयर करते हैं तो। ठीक है जी, तो हमें पता लग गया यहाँ पर जो अमीन है वो लेस एसिडिक क्यों होता है एल्कोहल की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू अमीन्स प्राइमरी हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शरी अमीन, जो प्राइमरी अमीन्स है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है टर्शरी अमीन से या टर्शरी अमीन की अपेक्षा। तो देखिए ये हमारे पास है CH3 NH, ये हमारे पास प्राइमरी अमीन है, जबकि ये हमारे पास टर्शरी अमीन है CH3 NCH3 CH3। ठीक है, ये टर्शरी अमीन हो गया। अब आप चेकआउट कर सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें प्रेजेंट रहेगी, प्राइमरी अमीन में, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पर हाइड्रोफोबिक ग्रुप प्रेजेंट है। हमारे पास एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं रहेगी, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं रहेगी तो ये इजीली बॉयल हो जाते हैं, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम रहेगा। जो टर्शरी अमीन है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, कम रहेगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से प्राइमरी अमीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मैक्सिमम रहेगा। वाई एलिफेटिक अमीन्स स्ट्रॉन्गर बेसिस देन एरोमेटिक अमीन्स, एलिफेटिक अमीन्स जो है वो स्ट्रॉन्गर बेस हैं एरोमेटिक अमीन की अपेक्षा, उसका रीजन देखना है हमें यहाँ पर। इन एरोमेटिक अमीन्स द NH2 ग्रुप इज अटैच्ड टू ए C6H5 ग्रुप विच इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पर चेक करते हैं, देखिए ये हमारे पास है बेंजीन रिंग, बेंजीन पर NH2 है और NH2 पर लोन पेयर है। ये लोन पेयर कौन विड्रॉ करता है, ये C6H5 जो ग्रुप है ये विड्रॉ कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है। सो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स और नाइट्रोजन इज डिक्रीज, तो जब यहाँ पर लोन पेयर रहेगा ही नहीं तो ये डोनेट भी नहीं कर पाएगा। अगर लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो ये बेस होते हैं लुईस बेस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर और नाइट्रोजन इट इज एक्ट एज लुईस बेस। बट अगर लोन पेयर हमारे रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गए हैं तब वहां पर क्या रहेगा, ये बेस नहीं रहेगा, या इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। जबकि अगर हम बात करते हैं CH3NH2 में, CH3NH2 में हमारे पास लोन पेयर नाइट्रोजन पर है, और ये जो ग्रुप है CH3 ये भी इलेक्ट्रॉन क्या देता है, रिलीज करता है टुवर्ड्स नाइट्रोजन, जिससे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाती है, तो इसका बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, एनहेंस हो जाता है। ठीक है, तो यही रीजन दिया हुआ है। सो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन इज डिक्रीज, ये एरोमेटिक के केस में। देयरफॉर एलिफेटिक अमीन आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमीन्स। नेक्स्ट है सेक्शन सी। सेक्शन सी में हम पढ़ेंगे रीड द पैसेज गिवन ब्लो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, उस पैसेज को हमें पढ़ना है, उसके बाद उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर हमें यहाँ पर देने हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले पैसेज पढ़ते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6O गिव्स ए कैरेक्टरिस्टिक कलर विद एक्वस FeCl3 सॉल्यूशन। हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए जिसका फार्मूला दिया हुआ है C6H6O, और ये कलर प्रोड्यूस करता है जब ये एक्वस FeCl3 के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, सेकंड लाइन है ए जो हमारे पास कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विद CO2 एंड NaOH एट 400 केल्विन अंडर प्रेशर गिव्स B विच ऑन एसिडिफिकेशन गिव्स ए कंपाउंड C। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि जो ए कंपाउंड है उसकी ट्रीटमेंट हम करते हैं, उसकी जो रिएक्शन है वो करते हैं CO2 के साथ और NaOH के साथ 400 केल्विन टेम्परेचर की प्रेजेंस में और प्रेशर की प्रेजेंस में, अंडर प्रेशर गिव्स B, वहां से हमें कंपाउंड B मिलता है विच ऑन एसिडिफिकेशन, फिर उसके बाद हम B कंपाउंड को एसिडिफाइड करते हैं और वहां से कंपाउंड C हमें मिलता है प्रोडक्ट के तौर पे। द कंपाउंड C रिएक्ट्स विद एसिटल क्लोराइड टू गिव D, कंपाउंड C की रिएक्शन एसिटल क्लोराइड के साथ करने पर हमें मिलता है कंपाउंड D विच इज ए पॉपुलर एनाल्जेसिक। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर पैराग्राफ को रीड कर लिया है। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंपाउंड ए। अब यहाँ पर चेक कीजिए, हमारे पास जो ए कंपाउंड है उसका फॉर्मूला है C6H6O। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हमारे पास बनता है बेंजीन, और बेंजीन पर OH अटैच अगर हम कर देते हैं तो देखिए हमारे पास C6 है, 1 2 3 4 5 6 C6 हो गए। हाइड्रोजन हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया फिनॉल के लिए। तो जो कंपाउंड ए है वो क्या है, फिनॉल है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन कंपाउंड डी। जो हमने यहाँ पर कंपाउंड डी प्राप्त किया है एसिटल क्लोराइड को सी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करा के जो हमें प्रोडक्ट मिला है डी, हमें ये बताना है कि जो डी प्रोडक्ट है उसमें कितने कार्बन है। तो देखिए उसके लिए हमें रिएक्शन समझनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पर चेक कीजिए, जो हमारे पास कंपाउंड है फिनॉल, फिनॉल की रिएक्शन हम यहाँ पर किसके साथ कर रहे हैं, CO2 के साथ कर रहे हैं, NaOH के साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे जो इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं वहां पर इस रिएक्शन को दिया गया है, हम वहीं से इसे समझ लेते हैं। देखिए इस रिएक्शन को ऑलरेडी इस क्वेश्चन में पूछ रखा है। देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाउंड विच इज गेन आफ्टर कन्वर्जन ऑफ A to C।
देखिए A2C में जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो क्या है, देखिए फिनॉल है। फिनॉल की रिएक्शन इस पैसेज के अकॉर्डिंग, जो पैराग्राफ है उसके अकॉर्डिंग NaOH के साथ की गई है 400 केल्विन टेम्परेचर की प्रेजेंस में। वहां से हमें सोडियम फिनॉक्साइड एक इंटरमीडिएट मिलता है, उसकी रिएक्शन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद उसे एसिडिफाइड किया गया है, वहां से हमें मिलता है सैलिसिलिक एसिड। ऑर्थो पोजीशन पर COOH ग्रुप है और फर्स्ट पोजीशन पर यहाँ पर OH ग्रुप है। अब क्योंकि प्रेफरेंस हम किस फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, COOH को देते हैं, इसलिए यहाँ से हम काउंटिंग करते हैं फर्स्ट कार्बन से। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सैलिसिलिक एसिड हो गया है और इस रिएक्शन का जो नाम है वो है कॉल्बे रिएक्शन। कॉल्बे रिएक्शन है ये, जिसमें हम NaOH, CO2 और H पॉजिटिव का यूज करके सैलिसिलिक एसिड फिनॉल से प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चेक कीजिए, ये हमारे पास है A, ठीक है, और ये हमारे पास बन गया है B, जब ये NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है, NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, NaOH के साथ रिएक्शन करने के बाद ये B प्रोडक्ट बन गया है। B के बाद जैसे ही हमने इसकी रिएक्शन H पॉजिटिव के साथ की है, H पॉजिटिव के साथ करने पर ये सैलिसिलिक एसिड बना है, ये हो गया है प्रोडक्ट C। ठीक है जी, ये हो गया प्रोडक्ट C। अब यहीं उस सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो प्रोडक्ट C है, अगर हम उसकी रिएक्शन किसके साथ करते हैं, एसिटल क्लोराइड के साथ। यहाँ पर देखिए पैराग्राफ में दिया हुआ है, एसिटल क्लोराइड के साथ करते हैं, तो यहाँ चेक कीजिए, ये हमारे पास आया था C प्रोडक्ट, इसकी रिएक्शन एसिटल क्लोराइड के साथ हुई है। एसिटल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने पर हमें मिलता है एसिटल सैलिसिलिक एसिड। यहाँ पर जो OH ग्रुप है, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और इसकी जगह एसिटल ग्रुप आ जाएगा, CH3, CO ग्रुप यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से जो क्लोरीन है वो किसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, हाइड्रोजन के साथ, तो HCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा। HCl यहाँ से बाई प्रोडक्ट के तौर पे बाहर निकल जाएगा। अब चेक कीजिए इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन तो ये हो गए, 7, 8, देखिए 9। ठीक है, तो 9 यहाँ पर है, ये बाई मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 9। ठीक है, 9 कार्बन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द नेम ऑफ कंपाउंड C। तो C का हमारे पास नाम क्या है, यहाँ पर हमने भी रिएक्शन में चेक कर लिया था, रिएक्शन में इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड इसके पास है। तो इस तरह से हमने इस पैराग्राफ में रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था कंपाउंड A के बारे में बताना, सेकंड था D जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन्स को बताना, और उसके बाद है इसके और में, या तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं या इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसके और में जो क्वेश्चन था वो है कंपाउंड C का नाम, तो C का नाम हमने यहाँ से लिख लिया है, क्या है, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है जी, उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाउंड विच इज गेन आफ्टर कन्वर्जन ऑफ A to C। A to C जब हम इसे बनाते हैं तो A to C कन्वर्जन में हमारे पास जो C कंपाउंड बनता है वो क्या है, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, अब कंपाउंड्स के नाम पूछे गए हैं तो आप यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड तो नाम है ही, साथ के साथ इसका नाम क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड है, ये फिनॉल है, सिंपल हो गया। ऑल्सो गिव नेम ऑफ कन्वर्जन रिएक्शन, इसको कन्वर्ट करने के लिए जो ये रिएक्शन हमने यूज किया इसका नाम क्या है, कॉल्बे रिएक्शन। कॉल्बे रिएक्शन, कॉल्बे रिएक्शन के मेथड से हमने इसे सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सेकंड पैराग्राफ गिवन है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस पैसेज को हमें केयरफुली रीड करना है। प्रोटीन्स आर मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑफ लिविंग सिस्टम, जो प्रोटीन्स हैं वो मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं लिविंग सिस्टम के। द चीफ सोर्स ऑफ प्रोटीन आर मिल्क, चीज, पल्सेस, फिश, मीट, पीनट, ETC। ठीक है, तो ये हमें कुछ सोर्सेज गिवन है प्रोटीन्स के, दे आर फाउंड इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फॉर्म ए फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ लाइफ। तो ये शरीर के हर एक हिस्से में प्रेजेंट होता है, जो प्रोटीन है ये शरीर के हर एक हिस्से में प्रेजेंट होता है और ये शरीर को एक आधार देता है, स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी। ठीक है, एक बेस देता है। दीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, ये शरीर के विकास के लिए और उसके रखरखाव के लिए भी आवश्यक है, मेंटेनेंस के लिए भी रिक्वायर है। द वर्ड प्रोटीन इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोटियोज। प्रोटियोज से, जो ग्रीक वर्ड प्रोटियोज है उसका मीनिंग क्या होता है, प्राइमरी। प्राइमरी का मीनिंग है कि सबसे प्राथमिक तौर पे हमें जो आवश्यकता है वो है प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, और ऑफ प्राइम इंपोर्टेंस, सबसे प्राइम इंपोर्टेंस जो है वो प्रोटीन है। केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पॉलीमर्स इन विच मोनोमेरिक यूनिट द एल्फा एमिनो एसिड्स। जो केमिकल प्रॉपर्टी, जो केमिकल प्रोटीन्स हमारे पास हैं, केमिकल्स में जो प्रोटीन्स हैं वो पॉलीमर्स हैं किसके, एल्फा एमिनो एसिड के, क्योंकि उसमें मोनोमेरिक यूनिट हमारे पास है एल्फा एमिनो एसिड। आगे चेकआउट कीजिए, एमिनो एसिड कंटेन एन एमिनो ग्रुप NH2 एंड कार्बोक्सिलिक, एक एसिडिक ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है ना COH, तो इसलिए फंक्शनल ग्रुप है, और आप चेक कर सकते हैं ये एक एसिडिक ग्रुप भी है और ये एक बेसिक ग्रुप है। एमिनो एसिड्स विच आर सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। जो एमिनो एसिड्स हमारे शरीर के द्वारा बना लिए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स, ये डेफिनेशन के तौर पे डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ऑन द अदर हैंड दोज एमिनो एसिड्स विच कैन नॉट बी सिंथेसिस आवर बॉडी एंड आर सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ डाइट आर कॉल्ड एसेंशियल एमिनो एसिड्स।
और दूसरी तरफ हम अगर चेक करें जो एमिनो एसिड्स हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, कैन नॉट सिंथेसिस आवर बॉडी एंड आर सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ डाइट, जो हमें हमारे भोजन से प्राप्त होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड्स। ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीट पैराग्राफ हो गया है। इसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन चेक करते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट, वाई एमिनो एसिड्स शो एम्पोटेरिक बिहेवियर, जो एमिनो एसिड्स हैं वो एम्पोटेरिक बिहेवियर शो क्यों करते हैं। देखिए इसका आंसर चेक कीजिए। एमिनो एसिड्स हैव एमिनो ग्रुप, जो NH2 ग्रुप है, बेसिक इन नेचर। अब NH2 अपने लॉन पेयर की वजह से बेसिक होता है। अगर हम यहाँ पर चेक करें तो ये हमारे पास है NH3। आपने अमोनिया के बारे में पढ़ा है, अब तो खैर सिलेबस से डिलीट हो गया है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, वहाँ पर NH3 की डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ाई जाती थी। तो यहाँ पर जो लॉन पेयर्स हैं, ये जो लॉन पेयर्स हैं, ये लॉन पेयर डोनेशन के लिए होते हैं। अगर नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर डोनेट करता है तो जो लॉन पेयर डोनेट करने वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लुईस बेस बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो NH2 ग्रुप है ये क्या है, बेसिक इन नेचर, असेप्ट ए प्रोटॉन, क्योंकि ये प्रोटॉन असेप्ट करके अपने आप को क्या बना सकता है, NH3 NH4 1 पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिए हैं, फोर्थ हाइड्रोजन जो था H पॉजिटिव। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है असेप्ट ए प्रोटॉन एंड COOH ग्रुप लॉस ए प्रोटॉन फॉर्म ए डाइपोलर आयन। ठीक है, अब इस डाइपोलर आयन को हम आपको बना के दिखाते हैं। देखिए ये हमारे पास कंपाउंड है इस तरह से, NH2 CH2 COOH। अब यहाँ चेक कीजिए, ये एक अल्फा एमिनो एसिड है। अल्फा एमिनो एसिड में हमारे पास ये जो H पॉजिटिव है इसका लॉस होता है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है COOH ग्रुप लॉस ए प्रोटॉन, ये एक प्रोटॉन लॉस करेगा और उसी प्रोटॉन को ये NH2 ग्रुप जो कि बेसिक है ये उसे गेन कर लेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है फिर, H3N। ठीक है, अब क्योंकि इसने एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर है CH2 और ये है COO नेगेटिव, क्योंकि इसने एक प्रोटॉन को लॉस कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से चेक कीजिए, डाइपोलर आयन, एक नेगेटिव पोल बना और एक पॉजिटिव पोल बना, नेगेटिव और पॉजिटिव पोल, दो पोल बनेंगे, इसलिए हम कहेंगे डाइपोलर आयन। ठीक है, इन दिस फॉर्म एमिनो एसिड्स बिहेव्स बोथ एज एसिड्स एंड बेसिस। अब इन दोनों फॉर्म्स में देखिए, इन दोनों फॉर्म्स में यहाँ पर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, ये दोनों ही तरह बिहेव कर सकता है, एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी। ठीक है, सो दे आर एम्पोटेरिक इन नेचर, इसलिए जो अल्फा एमिनो एसिड्स हैं वो क्या हैं, एम्पोटेरिक होते हैं नेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ लिंकेज ज्वाइनिंग टू एमिनो एसिड्स। तो अगर हम दो एमिनो एसिड्स को ज्वाइन करते हैं तो देखिए किस तरह से ज्वाइन होते हैं। ये हमारे पास है H2N CH2 और ये है COOH। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं किसके साथ, H2N CH CH3 एंड COOH। जब हम प्लस करते हैं तो यहाँ से हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है NH2, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं CH2C। अब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है, देखिए OH यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा CO और यहाँ से NH रह जाएगा बस, HN CH CH3 और COOH। तो ये जो बीच में हमारे पास बॉन्डिंग हुई है CONH के बीच में, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड, ये जो लिंकेज हुई है ना, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हुआ है, OH यहाँ से और H यहाँ से, तो व्हाट इज द नेम ऑफ लिंकेज ज्वाइनिंग टू एमिनो एसिड्स, दो एमिनो एसिड्स को ज्वाइन किया है और वहाँ से हमारे पास जो लिंक बना है उसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज पॉलीपेप्टाइड्स। अब देखिए ये तो पेप्टाइड यहाँ पर बना है, इसी तरह के मोर देन 3 पेप्टाइड्स और 100,000 जो पेप्टाइड बॉन्ड बन जाते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ मोर देन 10 अल्फा एमिनो एसिड्स आर ज्वाइन टुगेदर। जैसे हमने यहाँ पर 2 अल्फा एमिनो एसिड्स को ज्वाइन किया है, ये दोनों के दोनों अल्फा एमिनो एसिड्स हैं, क्योंकि अल्फा कार्बन से ही अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी देखिए थर्ड कार्बन से नहीं है, सेकंड कार्बन से ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास है, अगर 10 अल्फा एमिनो एसिड ज्वाइन करते हैं और वो क्या बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर तो 2 जुड़े तो 1 बना, 2 जुड़े तो 1 बना, 10 जुड़ेंगे तो उससे ज़्यादा बनेंगे, और जब ये मल्टीपल काउंटिंग में बन जाते हैं तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, पॉली। बने हैं पेप्टाइड्स तो पॉलीपेप्टाइड्स। पेप्टाइड बॉन्ड द स्ट्रक्चर दस फॉर्म इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड्स। और अगर 10 अल्फा एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं तो वहां पर जो पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं इकट्ठे, उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन एग्जांपल ऑफ नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड एनसीईआरटी में डायरेक्टली टेबल में दिए हुए हैं, ग्लाइसिन है, एलेनाइन है और भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देना है, हमने यहाँ पर 2 लिख दिए हैं, ग्लाइसिन और एलेनाइन। ठीक है, इसके और में एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स आर फाउंड इन प्रोटीन। प्रोटीन में कितने प्रकार के एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, तो उसका आंसर है 20, एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिया हुआ है। ठीक है,
उसके बाद है सेक्शन डी, जिसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द नर्नस्ट इक्वेशन एंड कैलकुलेट ईएमएफ एंड डेल जी नॉट ऑफ द सेल। हमें यहाँ पर नर्नस्ट इक्वेशन को लिखना है और कैलकुलेट करना है ईएमएफ को। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए जो हम यूज़ करते हैं नर्नस्ट इक्वेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। और वहीं से हमें चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड फॉर्म में भी उसे कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर नर्नस्ट इक्वेशन देख रहे हैं, क्योंकि ये हमें सब कुछ गिवन डेटा है, ये हमें न्यूमेरिकल में गिवन है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली नर्नस्ट इक्वेशन चेक करते हैं। ई शेल इज इक्वल टू ई नॉट शेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग एम जी टू पॉजिटिव डिवाइडेड बाई सी टू पॉजिटिव। अब केवल यहाँ चेंज आया है। यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में जो हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग IUPAC रिकमेंडेड जो साइन कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग हम लेफ्ट साइड में क्या लेते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन जो सेल होती है उसको लेते हैं। तो देखिए ऑक्सीडेशन हाफ सेल है मैग्नीशियम टू मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हमने यहाँ पर रख लिया है Mg2 पॉजिटिव को, ठीक है। इसी तरह से रिडक्शन जो हाफ सेल है वो है Cu2 पॉजिटिव टू Cu, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हमने नीचे रख लिया है लॉग ऑक्सीडेशन डिवाइडेड बाई रिडक्शन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब कैलकुलेशन करना है, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि स्टेप वाइज आपको मार्किंग स्कीम है आपकी बार, तो स्टेप वाइज मार्किंग का मतलब है आपको केवल ये फॉर्मूला लिखने पर ही आधा नंबर मिलेगा। अगर आप यहाँ से आगे नहीं करते हो तो पूरा क्वेश्चन गलत नहीं होगा कि एक भी नंबर ना मिले, तो आपको यहाँ आधा नंबर मिल जाएगा केवल ये फॉर्मूला लिखने पर। अब कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन के तौर पे हमें यहाँ पर ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन है 2.70, तो ई नॉट सेल की वैल्यू हमने यहाँ पर रख ली 2.70 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन। एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, मतलब लॉस और गेन हो रहे हैं, उतने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ एन की जगह रख लिए हैं 2 लॉग। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन रख ली है Mg2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन 0.001 मोलर दे रखी है और कॉपर की 0.0001 मोलर दे रखी है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन रख ली है। और उसके बाद इसे सिंप्लीफाई किया गया है। यहाँ से देखिए लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, ठीक है जी। और इसको सिंप्लीफाई करके जैसे हमारे पास इसको डिवाइड करेंगे, पहले डिवाइड करने के बाद हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा ई शेल इज इक्वल टू 2.67 वोल्ट। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा किसके लिए, ईएमएफ के लिए, जो हमने ईएमएफ के लिए कहा था कि नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में हमें ई शेल कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद चेकआउट कीजिए, हमें जी नॉट की वैल्यू भी निकालनी है, डेल जी नॉट। और डेल जी नॉट का फॉर्मूला होता है गिव चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी का माइनस एन एफ ई नॉट शेल। अब एन तो हमने पहले भी देखा, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए 2 है, माइनस फार्मूले की तरफ से है, और फेराडे की वैल्यू 96500 है, और ई नॉट शेल की वैल्यू हमने यहाँ पर भी पुट की है 2.70, और यहाँ पर भी सेम ही रहेगी। तो इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया है तो आंसर आया है -521.1 किलो जूल मोल इनवर्स। तो यहाँ से हमने डेल जी नॉट को भी कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास है 3 वैल्यूज हैं। सबसे पहले हमसे पूछा गया था राइट नर्नस्ट इक्वेशन, सबसे पहले तो आपको नर्नस्ट इक्वेशन लिखनी है, वो हमने यहाँ पर लिख ली है। दूसरा हमें ई शेल की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, वो हमने यहाँ पर कर ली है ई शेल की वैल्यू। और तीसरा हमें डेल जी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करी, ठीक है जी। इस क्वेश्चन के और में एक क्वेश्चन है कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर एसिटिक एसिड इज 7.896 इंटू 10⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। हमें यहाँ पर कंडक्टिविटी दी हुई है और मोलैरिटी दी हुई है। देखिए ये हमारे पास कंडक्टिविटी की वैल्यू है और ये मोलैरिटी की वैल्यू है। कैलकुलेटेड मोलर कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी देखिए, मोलर कंडक्टिविटी पूछी गई है, ठीक है। इफ स्टैंडर्ड, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, स्टैंडर्ड नहीं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। जो नॉट है ये लिमिटिंग के लिए लगाया गया है, ये जो नॉट है ये लिमिटिंग के लिए लगाया गया है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। फॉर एसिटिक एसिड वो भी हमें गिवन है यहाँ पर व्हाट इज इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट, और हमें यहाँ से सेकंड जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो करनी है डिसोसिएशन कांस्टेंट की, मतलब के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखिए गिवन क्या है, कंडक्टिविटी गिवन है और मोलैरिटी गिवन है और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलैरिटी। सी हमारे पास क्या है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, मतलब मोलैरिटी है। तीनों की वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट किया है, और पुट करने के बाद हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी जो आई है वो है 32.76 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो पहली वैल्यू कैलकुलेट हो गई है। अब जो मार्किंग स्कीम है इस साल, उसके अकॉर्डिंग, स्टेप मार्किंग के अकॉर्डिंग अगर आप यहीं छोड़ देते हैं तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे 1 सही 1/2 नंबर, मतलब 1.5 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला जो डेटा है ये फॉर्मूला लिखने का आधा नंबर है और ये कैलकुलेट करने का पूरा आधा नंबर तो इस आंसर को लिखने का है, और आधा नंबर आपको यूनिट लिखने का दिया जाएगा अगर आप यूनिट सही लिखते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप मार्किंग है, अगर आप यहीं छोड़ देते हैं तो आपको ये नंबर मिलेंगे, पूरा क्वेश्चन नहीं काटा जाएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब एल्फा। एल्फा का फॉर्मूला है कैप एम डिवाइडेड बाई कैप एम नॉट, ठीक है। तो कैप एम हमारे पास आया है, जो मोलर कंडक्टिविटी है वो 32.76, ये हमारे पास वैल्यू आई है। और ये हमारे पास है फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, इसकी वैल्यू आई है हमारे पास, जो गिवन डेटा में हमें गिवन है वो है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है जी। कैलकुलेट करेंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो आंसर आएगा 0.084,
ठीक है, ये हमारे पास आ गया एल्फा। अब एल्फा हमें रिक्वायर्ड था क्योंकि हमें क्या निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। देखिए हमें क्या निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। तो के ए इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है सी एल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एल्फा। तो ये जो फॉर्मूला है ये हम 11th में ही डेरिवेशन में सीख जाते हैं। ठीक है, जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं, मतलब वीक एसिड्स के डिसोसिएशन की बात करते हैं, तो वहां से हम के ए कैलकुलेट करना सीख जाते हैं। ठीक है, तो के ए में हमने सी जो मोलरिटी है उसकी वैल्यू को पुट किया है, एल्फा जो हमारे पास आया 0.084 उसको पुट किया है, उसका स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 1 माइनस एल्फा। तो उसको कैलकुलेट करने के बाद के ए की हमारे पास फाइनली वैल्यू आती है 1.86 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर 3 वैल्यूज को कैलकुलेट किया है। सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी है, दूसरा हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, और तीसरा हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट है। हाँ, हमसे ये पूछा गया है कि मोलर कंडक्टिविटी क्या है और डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, लेकिन आप जानते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के बाद ही अगले स्टेप में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। तो यहाँ पर हमें कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स गिवन है, एंटिटीज गिवन है, इनमें हमें सेंट्रल मेटल एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो बताना है। तो देखिए हमें यहाँ पर कोबाल्ट का निकालना है, प्लेटिनम का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, आयरन का निकालना है और क्रोमियम का। तो देखिए पहले का हम यहाँ पर चेक करते हैं। देखिए कैसे +3 आता है इसका आंसर। यहाँ पर है, अगर हम इस कोबाल्ट को x मान लेते हैं, x प्लस ये एक न्यूट्रल लिगेंड है तो 0, प्लस Cn पर -1 चार्ज होता है। ठीक है, प्लस ईन हमारे पास ये डेडेंटेट लिगेंड है, लेकिन क्या है ये 0 शो करेगा, मतलब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। और उसके बाद इज इक्वल टू में टोटल चार्ज कितना है +2। देन x बिकम्स कितना हो जाएगा आपके पास, x इज इक्वल टू +3, क्योंकि -1 इस तरफ आ जाएगा, -1 +1 हो जाएगा, +1 +2 +3 हो जाएगा। इस तरह से आपके पास 3 आएगी इसकी वैल्यू। इसी तरह से यहाँ पर देखिए x मान लिया हमने कोबाल्ट को, प्लस में ब्रोमीन पर -2 रहेगा, क्योंकि एक ब्रोमीन पर -1 है, दो ब्रोमीन पर -2 हो जाएगा। प्लस में ईन के लिए, ईन चाहे 2 हो 4 हो 6 हो सबके लिए 0 हो जाएगा, और इज इक्वल टू +1। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप चेक कीजिए, यहाँ पर भी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +3 आ जाएगी। यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। इसी तरह से प्लेटिनम के लिए चेक कीजिए, x प्लस क्लोरीन में क्या है, क्लोरीन में 4 है और मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, क्योंकि एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो -1 चार्ज आएगा, -1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 4 क्लोरीन है। ठीक है, और ये टोटल कितना हो जाएगा -2। ठीक है, तो 4 इंटू -1, तो ये हो गया हमारे पास x इज इक्वल टू +4 इज इक्वल टू किस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू +2 ये हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये देखिए K3 मतलब +3 आ गया पोटासियम के लिए, और आयरन को x मान लिया है आपने, प्लस में Cn को -6 लेंगे, क्योंकि एक Cn पर हमने अभी चेक किया था -1 होता है, Cn पर -1 होता है, तो -1 इंटू 6 तो -6। ठीक है, तो इज इक्वल टू 0। देन x हमारे पास कितना आ जाएगा, x आ जाएगा +3। यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इसी तरह से क्रोमियम के लिए देखिए x हमारे पास है प्लस में NH3 के लिए 0 क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है, और यहाँ पर प्लस में -3, ये जो क्लोरीन है इसके लिए -3 इज इक्वल टू, अब देखिए x इज इक्वल टू क्या आ गया, x इज इक्वल टू +3। इस तरह से यहाँ पर हमने इन कोऑर्डिनेशन एंटिटीज में सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को, ऑक्सीडेशन नंबर को हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। इस क्वेश्चन के और में एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दैट निकल टेट्रासाइनाइड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 2 नेगेटिव आयन with square planar structure is diamagnetic and the NiCl4 square bracket close 2 negative ion with tetrahedral geometry is paramagnetic। तो यहाँ पर हमें 2 कंपाउंड दिए हुए हैं निकल के, एक तो है Cn लिगेंड के साथ और एक है क्लोरीन लिगेंड के साथ। ठीक है, तो इन दोनों लिगेंड्स के साथ इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाएंगी। अगर ये Cn के साथ बॉन्डिंग कर रहा है तो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाएगा और डायमैग्नेटिक, इसका मैग्नेटिक नेचर रहेगा। और अगर ये Cl के साथ करता है बॉन्डिंग तो ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा और पैरामैग्नेटिक जो इसका नेचर रहेगा। ठीक है, तो देखिए चेक करते हैं क्या है आंसर। निकल इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज इन D8 कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर दोनों ही केसेस में अगर हम बात करते हैं, दोनों ही केसेस में जो निकल है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और अगर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो आप चेकआउट कीजिए जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है D8 हो जाएगा। D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया हुआ है कितना, यहाँ पर 3D में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं इसमें 3D में, क्योंकि इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो किस में से निकलेंगे, S में से निकलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर है देयर आर 4 Cn नेगेटिव और Cl नेगेटिव आयंस। हमारे पास अलग अलग निकल के साथ 4 Cn नेगेटिव हैं और 4 ही Cl नेगेटिव आयंस हैं। दस इट कैन आइदर हैव ए टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। अब ये टेट्राहाइड्रल भी हो सकता है और स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है, लेकिन हम ये जानते हैं NCERT पढ़ने की वजह से, सिंस Cn नेगेटिव आयन इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये जो पॉइंट है इससे ही की कहानी बदल जाती है। फील्ड होने की वजह से क्या करता है, अपना एक फील्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से फील्ड बनाता है। इट कॉजेज
द पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड 3D इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए यहाँ पर अनपेयर्ड आपको 3D इलेक्ट्रॉन्स दिखा रखे हैं, ये रहे। इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से पेयर अप कर देता है, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो देखिए ये पेयरिंग कुछ इस तरह से हो जाती है। फिर जो CN नेगेटिव है ये अपने लॉन्ग पेयर्स को यहाँ डोनेशन में देता है, इस तरह से 4 हैं तो 4 पेयर आएंगे, और 4 पेयर के आने से इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन आया है वो क्या आया है, ये है D, ये है 1s, ये है 2p, तो DsP2। और जिसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होता है, और जहाँ DsP2 होता है तो वहाँ पर कौन सी शेप बनती है, स्क्वायर प्लेनर वहाँ पर शेप बनती है, ध्यान रखिएगा जब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसी तरह से अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है और साथ के साथ ये आप देख सकते हैं कि ऑर्बिटल्स में कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, तो देखिए सिंस ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, इसलिए क्या है, डायमैग्नेटिक नेचर शो करेगा। डायमैग्नेटिक नेचर किस लिए शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। इन केस ऑफ NiCl4, अगर हम NiCl4 के केस में देखते हैं, 2 नेगेटिव भी है यहाँ पर, कि Cl नेगेटिव आयन है, ये क्या है, एक वीक फील्ड लिगेंड है। क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, और ये इलेक्ट्रॉन्स को, जो 3D इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको पेयर अप नहीं करेगा, मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से पेयर अप करने की क्षमता इसके अंदर नहीं है, और ये फिर बाहर से बाहर ही अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, जैसे यहाँ पर किया, यहाँ किया, यहाँ किया और यहाँ किया। तो 4 क्लोरीन है, 4 क्लोराइड आयन है, तो इसके अकॉर्डिंग 1 S और 3 P, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। जिस भी कंपाउंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, टेट्राहेड्रल शेप होती है, ठीक है। सिंस, यहाँ देखिए, सिंस देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन दिस केस इट इज पैरामैग्नेटिक, और जैसा हमने कहा कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड नहीं है, तो वो डायमैग्नेटिक नेचर शो करेगा, ठीक है जी। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हमने समझ लिया है, जिसमें ये जाना कि क्लोरीन की वजह से कैसे वो टेट्राहेड्रल है और CN की वजह से वो कैसे स्क्वायर प्लेनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड नेम ऑफ 4 पॉसिबल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोपेनल एंड ब्यूटेनल। हमें यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को बताना है, ठीक है, और उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी लिखना है, और हमें रिएक्शन करानी है किसके बीच में, प्रोपेनल एंड ब्यूटेनल के बीच में, ठीक है जी। इन एनी वन केस ऑफ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, अगर यहाँ पर कोई भी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का केस बनता है, इंडिकेट विच एल्डिहाइड एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एंड विच एज इलेक्ट्रोफाइल। तो हमें ये भी इंडिकेट करना है कि कौन सा कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल है और कौन सा इलेक्ट्रोफाइल। तो देखिए हमने ये क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि जो एल्डोल रिएक्शन है उसकी कंडीशन क्या है। तो एल्डोल रिएक्शन की कंडीशन है जब हमारे पास एल्डिहाइड सेम हो, तो यहाँ पर सेम एल्डिहाइड नहीं है, देखिए प्रोपेनल है और ये ब्यूटेनल है। जब डिफरेंट एल्डिहाइड हो, जब भी डिफरेंट एल्डिहाइड हो तो वहां पर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोसेस होगी। जब भी डिफरेंट एल्डिहाइड हो, ये याद रखें प्लीज, जब भी डिफरेंट एल्डिहाइड यूज होते हैं तो वहां पर क्रॉस एल्डोल रिएक्शन होती है। इसलिए ये सेकंड वाला क्वेश्चन, जो सेकंड वाला पोर्शन है, इसलिए पूछा गया है क्योंकि वो जानते हैं कि ये क्रॉस एल्डोल रिएक्शन है, ठीक है। तो क्रॉस एल्डोल के अकॉर्डिंग देखिए, सबसे पहला केस बनता है जब रिएक्शन होती है किस किस के बीच में, प्रोपेनल प्रोपेनल के बीच में। प्रोपेनल प्रोपेनल के बीच में रिएक्शन होती है तो दोनों ही एल्डिहाइड सेम है, और सेम एल्डिहाइड में जो रिएक्शन है उसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन। और एल्डोल कंडेंसेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, देखिए यहाँ पर डायल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन तो हो जाती है, लेकिन इस बात को ध्यान रखिए NaOH के साथ रिएक्शन होने पर केवल यहाँ पर OH जुड़ता है, यहाँ पर जैसे OH जुड़ता है इस कार्बन पे, लेकिन डायल्यूट होने की वजह से यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल भी है, ठीक है। उसके अगले स्टेप में इसे हम हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद अगले स्टेप में हीट करते हैं, हीट करने के बाद ये बनता है, देखिए हम यहाँ पर इसको समझा देते हैं कैसे होता है। ये देखिए ये प्रोडक्ट बनेगा क्या, प्रोपेनल प्रोपेनल से प्रोडक्ट बनेगा क्या, यहाँ पर देखिए CH3 CH2 CH, यहाँ पर CH हो गया, OH सिंगल बॉन्ड, C2H5 और CHO, ठीक है जी। तो यहाँ से ये हो गया, यहाँ पर CH आ जाएगा। ये हमारे पास प्रोडक्ट बनता है कब के लिए, जब ये फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में से हीट करते हैं, हीट करने पर ये प्रोडक्ट बनता है जिसको कंडेंसेशन प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये तो हो गया एल्डोल कंडेंसेशन के लिए। इसी तरह से हमारे पास सेकंड जो केस है उसमें क्या है, ब्यूटेनल ब्यूटेनल। ब्यूटेनल के केस में क्या होता है, डायल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करने पर ये प्रोडक्ट मिलता है। ये देखिए ब्यूटेनल ब्यूटेनल एल्डिहाइड सेम एल्डिहाइड है, और सेम एल्डिहाइड है तो ये एल्डोल प्रोडक्ट है, एल्डोल प्रोडक्ट है, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। थर्ड केस में ब्यूटेनल है प्रोपेनल है, देखिए पहले ब्यूटेनल है फिर प्रोपेनल है, तो हमारे पास प्रोडक्ट ये वाला मिलता है। इस वाले प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। क्रॉस एल्डोल क्यों कहा हमने, क्योंकि यहाँ पर जो एल्डिहाइड है वो डिफरेंट है, ब्यूटेनल प्रोपेनल, ठीक है। इसी तरह से फोर्थ केस में पहले प्रोपेनल लिया है, जैसे यहाँ पर ब्यूटेनल लिया था, पहले प्रोपेनल फिर ब्यूटेनल, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा ये वाला CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CHO और C2H5, ठीक है। तो ये भी क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट है,
क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट यहाँ से है। अब हमें सेकंड वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर ये क्रॉस एल्डोल रिएक्शन है तो हमें इंडिकेट करना है कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कौन है और इलेक्ट्रोफाइल कौन है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम फर्स्ट केस की बात करते हैं, इन केस थर्ड, जो तीसरा केस है हमारे पास ये रहा जिसमें ये ब्यूटेनल है और प्रोपेनल है। इन केस थर्ड, ब्यूटेनल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ये जो ब्यूटेनल है ये कैसे एक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और ये एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये कैसे एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। इसी तरह से हमारे पास है इन केस फोर्थ केस में प्रोपेनल है ब्यूटेनल है। पहले प्रोपेनल है तो प्रोपेनल किस तरह से बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल और ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को 5 नंबर के लिए लिख लिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन की और में एक क्वेश्चन है और वो इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमारे पास कुछ आईयूपीएसी नेमिंग गिवन है, पैरा नाइट्रो प्रोपियोफेनोन। इनके हमें स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनी है। तो देखिए ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन पर यहाँ पर हमने NO2 अटैच किया है और यहाँ पर CO CH2 CH3। ठीक है, तो यहाँ पढ़िए पैरा नाइट्रो। तो इस कंपाउंड के अकॉर्डिंग ये कंपाउंड, ये जो कार्बन है ये कौन सा हो गया, पैरा कार्बन हो गया। पैरा कार्बन पर क्या है, नाइट्रो ग्रुप अटैच है। प्रोपियोफिनोन, प्रोपियो मतलब 3 कार्बन है बेंजीन के बाहर और ये कीटोन ग्रुप है इसलिए क्या हो गया है, ओन। और PHEN, फिन यूज हुआ है इस बेंजीन के लिए क्योंकि ये साइड चेन के तौर पे है। मेन चेन हमारे पास कौन सी है, 3 कार्बन की है, प्रोपियोफिनोन। ठीक है जी। उसके बाद है सेकंड, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन। तो देखिए 4 पर मिथाइल होना चाहिए। टोटल कार्बन कितने हैं, पेंट 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। 5 कार्बन में 4 कार्बन जो हमारे पास यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, फोर्थ कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, पेंट मतलब 5 कार्बन है। 3 पर थर्ड कार्बन पे इन है, थर्ड कार्बन पे इन है जो हम इस तरह से लगा सकते हैं, डबल बॉन्ड, ये रहा। ठीक है, डबल बॉन्ड लगा दिया है। अब यहाँ चेक कीजिए 2 ओन और सेकंड कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड O, कार्बन के साथ है डबल बॉन्ड O जो कीटोन ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप को। इसी तरह से थर्ड है 3 ब्रोमो 4 फिनाइल पेंटेनोइक एसिड। अब पेंटेनोइक का मतलब क्या हो गया, 5 कार्बन है, 5 कार्बन हमने यहाँ पर सीधी चेन के तौर पे ले लिए हैं। उसमें फर्स्ट कार्बन पे COOH ग्रुप है जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो उसके लिए OH आ गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद थर्ड कार्बन हमारे पास है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन पे ब्रोमीन है, 3 ब्रोमो। 4 फिनाइल, बेंजीन को हमने साइड चेन के तौर पे लिया है तो ये क्या हो गया है, फिनाइल। फोर्थ पर फिनाइल है, अल्फाबेटिकली B पहले आता है, P बाद में आता है, इसलिए हमने पहले ब्रोमो को लिया है उसके बाद फिनाइल को लिया है। ठीक है जी। इसी तरह से पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड, पैरा पर आप चेक कीजिए, पैरा पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है और बेंजल्डिहाइड है, बेंजीन पर एल्डिहाइडिक ग्रुप अटैच है। उसके बाद लास्ट इसका पॉइंट है 3 मिथाइल ब्यूटेनल। देखिए ब्यूटेनल मतलब 4 कार्बन है और एन है, 1 2 3 4 कार्बन है और 4 कार्बन में थर्ड कार्बन है 1 2 3। थर्ड कार्बन पर क्या है, CH3 ग्रुप अटैच है तो 3 मिथाइल हो गया, थर्ड पर मिथाइल हो गया। ब्यूट मतलब 4 कार्बन हो गए, एन मतलब सिंगल बॉन्ड हो गया और अल मतलब एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, CHO। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस लास्ट क्वेश्चन के और में जो क्वेश्चन गिवन है उसको भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको इस प्रैक्टिस पेपर में डिस्कस किए हुए सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर उनमें कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।